तो बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मीनिंग समझने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन किया है। यानी हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में केवल डिफरेंशिएशन निकालना, इंटीग्रेशन निकालना सीखा है। उसका मीनिंग क्या है उस पर हम लोगों ने बात नहीं करी है। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के मीनिंग पे बात करने वाले हैं कि आखिर उसका फिजिक्स में यूज क्या है। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए सबसे पहले चलो हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। और डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमें रेट समझने की जरूरत है। रेट, हाँ रेट तुम लोगों ने कई बार पूछा होगा, जब किसी दुकान में जाते हो तो कहते हो कि इस चीज का रेट क्या है। मान लिया दुकानदार बोलता है कि 100 रुपए है, तो अभी क्या ये अपने आप में कंप्लीट बात नहीं कि 100 रुपए, या मैं कह दूं कि 40 रुपए है, तो ये बात अपने आप में कंप्लीट नहीं जब तक ये ना बताया जाए कि कितनी चीज के लिए। भाई 1 किलोग्राम का 40 रुपए है, या आधा किलोग्राम का 40 रुपए है, या 250 ग्राम का 40 रुपए है, जब तक ये ना बताया जाए कि अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है और कितना पैसा चाहिए। यानी दो चीजें जब हमें मिलती हैं तब कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है रेट का। नहीं, और जब भी मैं रेट कहता हूं ना तो रेट का मतलब होता है हम एक के लिए अंदाजा लगाएं, एक पीस कितने का है। जैसे मैंने कहा 4 पीस 40 रुपए के हैं तो एक पीस कितना होगा 10 रुपए का, दैट इज रेट। रेट मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ डेल्टा वाई फॉर यूनिट ऑफ डेल्टा एक्स, यानी एक्स की यूनिट वैल्यू के लिए वाई का वेटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ग्राफ दिखाया है कि 10 के लिए वाई का वेटेज 20 है। लेट अस से मान लो कि 10 पीस के लिए 20 रुपए है और 20 पीस के लिए 40 रुपए है। तो ये तो क्या हुआ, 10 पीस के लिए 20 रुपए, यानी यहां पर 20 यानी 20 रेट नहीं है, 40 रेट नहीं है। रेट क्या होता है 1 के लिए, यानी मैं कह दूं कितने पीस के लिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 पीस के लिए ये प्राइस 20 to 40, ये गैप कितना हो गया, डेल्टा पी इज 20 या डेल्टा वाई इज 20। तो क्या बताओ 20 प्राइस है 10 के लिए, तो एक के लिए है ना, 10 के लिए फॉर 10 प्राइस इज 20, तो एक के लिए वो कितना होगा 20/10, यानी 2 रुपीज पर पीस। यहां दो चीजें बोल रहा हूं मैं, पर पीस, यानी ये पर पीस ये एक्स पैरामीटर है और 2 रुपीज वाई पैरामीटर, यानी चेंज ऑफ वाई फॉर यूनिट एक्स, दैट इज रेट। तो क्या ये तो बात हो गई कि हम प्राइस रेट की जो बात कर रहे हैं किसी दुकान में, क्या इस बात का फिजिक्स से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि हर जगह हम लोग ऐसे बहुत सारे वाई पैरामीटर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई पैरामीटर लेट अस से डिस्टेंस कवर्ड है ना, वाई पैरामीटर डिस्टेंस कवर्ड है और एक्स पैरामीटर हमारा टाइम है। मैंने कहा वाई डिस्टेंस है एंड एक्स टाइम है। तो क्या बताओ डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स मींस कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस का चेंज अपॉन टाइम। क्या एक के लिए डिस्टेंस पता करना, 1 सेकेंड के लिए डिस्टेंस पता करना, इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्या वेलोसिटी भी एक तरह का रेट है, 1 सेकेंड के लिए बॉडी कितना चली। अगर मैं कहता हूं 10 सेकेंड के लिए बॉडी ने डेल्टा एस इक्वल टू 20 मीटर कवर किया है, तो क्या 20 मीटर इज नॉट मीनिंगफुल अनटिल, जब तक हम लोग ये नहीं बताएं कितने टाइम के लिए। तो 10 सेकेंड के लिए 20 मीटर है और एक के लिए वही चीज पता करना, यही क्या है, रेट है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। क्या ऐसे और भी रेट है? पूरी फिजिक्स रेट से भरी पड़ी है, यानी हम कहीं भी किसी भी पैरामीटर का रेट निकाल सकते हैं, वो वेलोसिटी हो, वो एक्सेलेरेशन हो, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो, वो प्रेशर का रेट ऑफ चेंज हो। यानी मैं कुछ फैमिलियर टर्म लिखता हूं, जैसे मैंने वेलोसिटी की बात करी, इसी तरह से हम लोग एक और रेट की बात करेंगे। अच्छा, हर रेट का जरूरी नहीं है नाम दिया हो, है ना। जैसे वेलोसिटी किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि रेट ऑफ चेंज हर चीज का कोई नाम रखा गया हो। खैर जिनके नाम रखे गए हैं कम से कम पहले मैं उनकी बात कर सकता हूं। क्या बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम रखा गया है एक्सेलरेशन, है ना। यानी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। नहीं, क्या और ऐसा कोई बता सकता है क्या, बताओ। हम लोग एक और टर्म जानते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि फिजिक्स ऐसे रेट वाले फॉर्मूलों से भरा पड़ा है। हमें रेट निकालना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई चीज है तो उसके अंदर बदलाव हो रहा है, और बदलाव कितना तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है, इस बात को पता करना ही रेट है ना, है ना। अगर मुझे किसी सैंपल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस पता है 20 मीटर है, तो हम 1 के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम सैंपल ऑफ टाइम के लिए चेंज इन वेलोसिटी पता है तो 1 के लिए निकाल सकते हैं। तो जब हम 1 के लिए निकालते हैं, यानी डिवाइड वाला फॉर्मूला आता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको रेट बोलते हैं। अभी जरा एक चीज मैं और बता दूं कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा लाता हूं, तो टेन थीटा क्या होता है, क्या बताओ। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा इसको रिलेट करो, परपेंडिकुलर, क्या इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डेल्टा वाई है और बेस डेल्टा एक्स है, तो क्या टेन थीटा जिसको हम लोग स्लोप बोला करते थे, स्लोप, क्या बताओ, स्लोप ही रेट है। वो डायलॉग याद है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी कुल मिला के हम स्लोप अलग से पढ़ा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, लेकिन यहां जो रेट हमने पढ़ा है वही स्लोप है। यानी स्लोप एंड रेट दोनों चीजें सेम है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही रेट है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जब बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 4% चल रहा है, इसका मतलब कि पहले से जितनी जीडीपी है उसका 4% इस साल या इस क्वार्टर में बढ़ गया है, दैट इज ग्रोथ रेट। यानी ये रेट ऐसा टर्म है जिसका फिजिक्स से ही नहीं, हर तरह की। तो अगर रेट में समझ में आ गया है, तो अब हम लोग अगली बात कर सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव रेट की। मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसा और एक ग्राफ बनाया ऐसा। अभी तक मैं इस तरह के ग्राफ की बात कर रहा था। मैंने यहां पर कुछ 10 के एक्स चेंज पर y का चेंज 20 दिखाया था, ठीक है। 10 के एक्स चेंज पर y का चेंज 20 दिखाया था। डेल्टा का मतलब हमेशा होता है चेंज। डेल्टा किसी के आगे लगा हो, इसका मतलब हम उसके चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं कह दूं कि 10x बढ़ा तो y 20 बढ़ा। चलो जरा यहां देखें, मैं कह रहा हूं कि x 10 बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, एरो राइट है, x बढ़ा। क्या यहां y बढ़ा है या घटा है, तो बताओ। जब x 10 था तब y 40 था, और जब x 20 हुआ तो y लेट अस से 20 हो गया, कम हो गया। जब x 10 था तब y ज्यादा था, जब x बढ़ा तो y कम हो गया। क्या यहां पर डेल्टा y, डेल्टा मतलब चेंज इन y, वो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कितना होगा, डेल्टा x का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट इज 10। यानी डेल्टा x पॉजिटिव है और डेल्टा y नेगेटिव है। तो अगर अब कोई रेट निकालेगा, रेट मतलब टेन थीटा मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा y -20 है, डेल्टा x 10, तो क्या ये आएगा -2 चेंज इन y फॉर यूनिट चेंज इन x, है ना। अगर y डिस्प्लेसमेंट और x टाइम होता तो -2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हम लोग बोलते। -2 मीटर पर सेकेंड क्या बताता, खैर वो एक अलग बात है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल समझे कि यहाँ रेट 20/10 + 2 था, रेट या 10 थीटा, और यहाँ रेट कैसा है
निगेटिव है, यानी रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, रेट नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब हम लोग आगे बात कर सकते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट रेट। यानी इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, क्या उन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों को ग्राफ एक लाइन नज़र आ रही थी, ऐसा हो या ऐसा हो? दोनों ही केस में क्या बताओ, ग्राफ एक लाइन थी और वो रेट हम लोगों ने एक सैंपल से निकाला था, 10 में 20 बढ़ा। क्या बताओ, अच्छा अगर मैं आधा ये स्लोप बनाता, आधा बनाता, ये आधा, क्या बता आधा मतलब x कितना 5, तो y का चेंज कितना होता? ऑब्वियसली ये बीचों बीच आता, ये चेंज 10 होता। नहीं, अगर मैं रेट इस नए तरीके से निकालता, हाफ ट्राइंगल से निकालता, तो रेट आता 10/5 यानी 2। अगर मैं हाफ ट्राइंगल से निकालता तो डेल्टा x लेटर से 5 है, डेल्टा y 10 होता, तो यहाँ पर x बड़ा है y कम हुआ है, तो रेट कितना आता? -10 डिवाइड बाई 5, तब भी -2 आता। क्या रेट चाहे पूरे ग्राफ से निकालो चाहे आधे ग्राफ से निकालो, क्या दोनों रेट में कोई अंतर नहीं आ रहा है? यानी ये कैसा रेट है? ये कांस्टेंट रेट है। यानी इससे पहले हमने जितना भी यहाँ डिस्कशन किया है वो एक कांस्टेंट रेट था, चाहे यहाँ बात कर लो चाहे यहाँ बात कर लो, ये सब कैसा रेट है? कांस्टेंट रेट है। लाइन का रेट कांस्टेंट होता है, लाइन का रेट कांस्टेंट होता है। तो अब जरा बताओ, अगर मैं ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, y x में ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई x1 वैल्यू है 10 और ये कोई x2 वैल्यू है 20 और y1 y2 में जो चेंज आया है वो अगेन 20 to 40 आया है, लेकिन ज़रा मुझे बताओ, क्या आधे के लिए मैं बात करूं तो क्या ये हाइट 30 पे आएगी? क्या बात समझे ज़रा। अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाता हूँ और एक ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ और एक बड़ा ट्राइंगल बनाता हूँ, मैं 3 ट्राइंगल बनाता हूँ, क्या तीनों ट्राइंगल में अगर मैं इस लाइन के टेन थीटा की बात करूं, इस लाइन के टेन थीटा की बात करूं और इस लाइन के टेन थीटा की बात करूं, क्या तीनों का टेन थीटा एक जैसा आएगा? क्या नहीं आएगा। और जब ऐसा होगा, है ना, कि ये थीटा 1, ये थीटा 2 और तीसरा वाला ये थीटा 3, पूरे ग्राफ के लिए ये सारे थीटा अलग अलग हैं, तो वो रेट कैसा होगा? वो रेट वेरिएबल होगा। यानी जगह जगह पे रेट अलग अलग है। मैंने कुछ 10 से 15 के लिए, यानी 5 के सैंपल के लिए, 5 के एक्स चेंज के लिए पहले रेट सोचा, फिर अगले 5 के चेंज के लिए रेट सोचा, तो दोनों के क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली 10 थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 10 थीटा 2। जबकि पिछले वाले डिस्कशन में चाहे यहां से 10 थीटा 1 निकाल लो, इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, क्या थीटा 1 थीटा 2 सेम आते हैं? यानी दोनों के लिए रेट कैसे थे? सेम थे। क्या अंतर समझ में आ रहा है? तो इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग एक और बात कर सकते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जब मैंने एक कर्व ग्राफ की बात करी तो मैं अपना सैंपल इतना बड़ा क्यों लूँ भाई? 5 का सैंपल को लूँ, मैं अपना सैंपल बहुत छोटा लेता हूँ, बहुत छोटा, बहुत छोटा सैंपल, बहुत छोटा सैंपल, ठीक है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा आ रहा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा आ रहा है। जूम करके देख रहे हैं, क्या थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 इन ट्राइंगल्स का सब जगह अलग अलग है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब जगह अलग अलग है। जैसे जैसे हम लोग 1 से 2, 2 से 3 यानी आगे वाले छोटे से ट्राइंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनका थीटा अलग है, तो क्या मैं कह सकता हूँ उनका रेट भी अलग अलग होगा।
और जहाँ से ये बात आती है कि जगह जगह रेट अलग अलग है, तो वहाँ एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, जब मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब भी वही है टेन थीटा फॉर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ये क्या मतलब है डेल्टा एक्स टेंडिंग, मतलब कि डेल्टा एक्स ये जो मैं लिया करता था अभी तक 5 या 10 का सैंपल, वो डेल्टा एक्स इस बार बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स के लिए जब हम टेन थीटा लाते हैं, स्लोप लाते हैं या रेट लाते हैं, तो इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। यानी डिफ्रेंसिएशन का मतलब रेट होता है, तो वो कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बात समझ में आ गई है? डिफ्रेंसिएशन का मतलब रेट होता है और वो कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बताओ, अब मैं एक लाइन ग्राफ में बात कर सकता हूँ क्या? अगर मैं एक छोटा सा यहाँ और यहाँ 1 पे और 2 पे दो ट्राइंगल बनाता हूँ, तो क्या बताओ यहाँ का रेट R1, यहाँ का रेट R2 सेम होगा, या टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2 होगा, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कहाँ, एट x इक्वल टू x1 पर रेट और x इक्वल टू x2 पर रेट, एट x इक्वल टू x2 दोनों जगह रेट सेम होंगे। अगर लाइन ग्राफ है तो रेट सेम होंगे, अगर कर्व ग्राफ है तो रेट अलग अलग होंगे। यही डिफ्रेंसिएशन का मतलब है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है। डिफ्रेंसिएशन इज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जरा मैं एक बात याद दिलाऊं, मैं दो फंक्शन ले रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये लाइन की इक्वेशन है और ये कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं dy बाई डी एक्स लाऊंगा। मैथ्स याद है, dy बाई डी एक्स लाइन की इक्वेशन का मतलब याद है कि y इंटरसेप्ट ये 5 होगा और इसका स्लोप 3 होगा। ये 3 स्लोप हुआ करता था, ये c इंटरसेप्ट हुआ करता था y इक्वल टू mx। क्या dy बाई डी एक्स करेंगे तो रूल के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन हम x का करेंगे, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा और x का डिफ्रेंसिएशन रूल के हिसाब से 1 आता था। तो यानी ये dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 3 आ गया। एक नंबर आया है, कांस्टेंट आया है। चलो, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स तो क्या वो 2x आएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ ये वेरिएबल आया है, इसका मतलब x बढ़ने के साथ साथ रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी रेट इज चेंजिंग। कब, जब वो x स्क्वायर है। क्या बताओ, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर आता, मतलब उसका रेट और तेजी से चेंज होगा। यहाँ x की 1 पावर है यहाँ, यानी रेट कांस्टेंट हो सकता है या रेट वेरिएबल हो सकता है। इस बात का अंतर समझ में आना चाहिए। हम दोनों के लिए डिफ्रेंसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना। लाइन के लिए भी डिफ्रेंसिएशन यूज कर सकते हैं, कर्व के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब डिफ्रेंसिएशन का इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। तो अब हम लोग अगली बात कर सकते हैं। चलो, अगली बात करने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझ में आएगा तुम लोगों को कितना रेट की फीलिंग आई। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं इस कर्व में ABCDE करके। हमें बताना है कि कौन से वो पॉइंट हैं जिनका रेट पॉजिटिव है, कौन से वो पॉइंट हैं या पॉइंट्स हैं जिनका रेट निगेटिव है, किनका मैक्सिमम पॉजिटिव रेट है, कहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव रेट है और कहाँ रेट 0 है। इतनी बातें ज़रा चेक करके बताएं, एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैच कराएं। मैं लॉजिक दूंगा लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करें, उसके बाद ही मैच कराएं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अभी मैंने बताया रेट का मतलब इस जगह पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, x के चेंज पे y का चेंज नीचे है। x के चेंज पे y का चेंज हम यहाँ बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ x के चेंज के लिए y का चेंज ऊपर है, x बढ़ने के साथ y नीचे है, x बढ़ने के साथ साथ y नीचे है। मेरे ख्याल से इन छोटे से ट्राइंगल बना देने के बाद
अब साफ साफ दिख रहा है कि x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ा कहाँ कहाँ है। देखो x बढ़ा y बढ़ा, x आगे y ऊपर। C पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेन थीटा या स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। और निगेटिव कहाँ है, तो देखो x बढ़ने के साथ साथ y कम हुआ, x बढ़ने के साथ साथ y कम हुआ। 3 पॉइंट हैं A, D एंड E जहाँ पर स्लोप नेगेटिव है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव रेट, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेट कहाँ लग रहा है यार, एक ही पॉइंट है तो वही पॉजिटिव रेट वाला है, यहीं पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेट है। और इसके अलावा देखो यहाँ और यहाँ भी पॉजिटिव रेट है, यहाँ कोई पॉइंट मेंशन नहीं करे गए हैं, है ना। अगर मैं मान लिया यहाँ पर कोई एक और पॉइंट F मेंशन करता तो क्या F और C में बेसिकली C का रेट ज़्यादा नज़र आता, तो हम लोग टिक करते कि F में भी पॉजिटिव रेट है बट सबसे ज़्यादा रेट C में है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव रेट, सबसे ज़्यादा नेगेटिव रेट कहाँ है, क्या देख पा रहे हैं। x बढ़ने के साथ y घटा, x बढ़ने के साथ y घटा, x बढ़ने के साथ y कम हुआ, सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ है, A में। तो A मैक्सिमम नेगेटिव रेट है। ज़ीरो रेट उस जगह पर होगा जहाँ पर हम ट्राइंगल बना ही नहीं पाएंगे, यानी x बढ़ने के साथ साथ y में मामूली सा बदलाव हुआ है या कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा पॉइंट B पे होगा। और एक क्या हम यहाँ D के आसपास भी ऐसा ही देख रहे हैं, है ना। चलो D को हम यहाँ से हटा के इसको टॉप पॉइंट बना दें तो यहाँ भी हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो डी भी ज़ीरो रेट की कैटेगरी में आ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी मतलब समझ में आ गया है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम मैक्सिमम मिनिमा आराम से समझ सकते हैं। मैंने पिछले एग्जाम्पल में ये बताने की कोशिश करी कि जहाँ पर कर्व टर्न करता है, यहाँ या यहाँ, ये वो दो जगह हैं जहाँ ग्राफ टर्न करता है और जहाँ ग्राफ टर्न करता है वहाँ स्लोप क्या होता है, ज़ीरो होता है। स्लोप ज़ीरो होता है मतलब यहाँ हम कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते, यहाँ x चेंज के लिए y चेंज ज़ीरो है ना। फॉर चेंज ऑफ x चेंज इन y, चेंज इन y इज़ ज़ीरो। ऐसी जगह जहाँ स्लोप ज़ीरो होगा वहाँ x के चेंज के लिए y का चेंज ज़ीरो होगा। और जहाँ ऐसा होगा वहाँ हाइट ऑफ द ग्राफ y या तो सबसे ज़्यादा होगी या तो सबसे कम होगी, यानी वहीं पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि मैक्सिमा और मिनिमा वहाँ होता है जहाँ स्लोप ज़ीरो होता है। और क्योंकि स्लोप को कैलकुलस की लैंग्वेज में dy बाई dx बोलते हैं, तो स्लोप पता करने के लिए पहला काम हमें करना पड़ेगा dy बाई dx ज़ीरो करना पड़ेगा। बेसिकली गिवन क्या होगा, गिवन होगा y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी इस ग्राफ का फंक्शन गिवन होगा, उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो करेंगे और फिर सॉल्व एंड गेट वैल्यू ऑफ x, यानी हम वो x पता करेंगे x1 या x2 जहां ग्राफ टर्न किया है, और जहां ग्राफ टर्न किया है वहीं पर चांसेस हैं। मान लिया x की दो वैल्यू आई हैं, x1 एंड x2। आमतौर पे दो वैल्यू आ सकती हैं अगर क्यूबिक y होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगी। एक वैल्यू आ सकती है अगर क्वाड्रेटिक होगी, है ना। और हो सकता है एक भी वैल्यू ना आए, यानी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना मिनिमा एग्जिस्ट करता है। खैर, अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है और x1 x2 दो आंसर हैं, तो क्या हम एक बार y की वैल्यू x1 के लिए निकालें, एक बार y की वैल्यू x2 के लिए निकालें। जहां ज़्यादा आ जाए, जहां ज़्यादा आ जाए वही क्या है, मैक्सिमा। जहां कम आ जाए वही कहाँ है, क्या है, मिनिमा है। वैसे मैथ्स में लोग डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जो कि मैं नहीं करने वाला। हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा फिजिक्स में जब करते हैं तो फिजिक्स में कोई मजाक नहीं चलता कि पूछा जाए मैक्सिमा और मिनिमा निकला है, ऐसा नहीं होगा। अगर मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा ही आएगा, है ना। यानी हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, जल्दी एक ही वैल्यू आती है और वो वैल्यू पुट करेंगे। y में अगर मैक्सिमा पूछा होगा तो वो मैक्सिमा होगा, मिनिमा पूछा होगा तो मिनिमा होगा। मेरे ख्याल से अगर बात समझ में आ गई है तो मैं एक एग्जाम्पल कर लेता हूं तो बात एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल दिया है y
x के साथ साथ किस तरह से वैरी कर रहा है उसका ये फंक्शन दिया है। ये क्यूबिक है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो ऐसा ग्राफ होगा या तो वो ऐसा ग्राफ होगा जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। खैर चलो, अभी मैंने y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है और हमें पता है मैक्सिमा या मिनिमा जहाँ होता है वहाँ स्लोप क्या होता है, 0 होता है। यानी हमें dy बाई डी एक्स क्या करना है, 0 करना है। ज़रा इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन करना हम लोग देख चुके हैं, तो अब सीधे भी लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप फॉलो किए जाएं। नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 3x स्क्वायर, यहाँ 2x आएगा तो ये बन जाएगा 12x प्लस x का 1। और अब हमें dy बाई डी एक्स निकाल कर इसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। dy बाई डी एक्स निकाल के जो रिज़ल्ट आया है उसको हमें 0 कर देना है। और अब इसको पहला स्टेप हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व एंड गेट रिजल्ट, सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। दूसरा स्टेप सोचें, 3 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने 4 इंटू 1 3 इंटू 1 3 1 ज़ा 3 को 4 कर बना दिया है। तो फैक्टर्स हमें नज़र आने लगेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू x की 1 है और एक वैल्यू 3 है जहां मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये नहीं पता कि 1 पर मैक्सिमा है, अगर ब्लू ग्राफ है तो 1 पे मैक्सिमा है, और अगर ये लाइट ब्लू ग्राफ है तो 1 पे मिनिमा भी हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम वापस इस y पर एक बार 1 पुट करते हैं। 1 पुट करते हैं मतलब x की जगह 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि ये रिज़ल्ट कितना आ रहा है। क्या ये रिज़ल्ट, तो 1 डालने पर x की जगह -4 आया है और 2 डालने पर -6 आया है और निगेटिव आया है। इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट नीचे ना होके ऊपर होना चाहिए, ऐसा x कोऑर्डिनेट होगा। ये ग्राफ नीचे है, क्या हमें दिख रहा है कि -4 और -6, यानी x इक्वल टू 1 पर -4 और x इक्वल टू 3 पर -6 है। इसका मतलब ये ज़्यादा हाइट है भाई, ये ज़्यादा हाइट है तो ये हमारा मैक्सिमा है और ये हमारा मिनिमा है। भाई -4 -6 से ज़्यादा होता है ना, तो ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। तो अभी कुछ और एग्जांपल्स होंगे, क्या ये स्टेप फॉलो करके हम मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। फिजिक्स में हम लोग ऐसा बहुत देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज़ y और x के प्रोडक्ट से डिफाइंड होगी, जहाँ y और x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या ऐसे समझ लें कि y और x में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। y और x 2 पैरामीटर है जिनमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, क्या y इंटू एक्स, y हाइट है और x विड्थ है। अगर हाइट इंटू विड्थ करते हैं तो वो क्या एरिया होता है ना। इस ग्राफ में तो एटलीस्ट इसको हम लोग एरिया ऑफ yx ग्राफ कह सकते हैं, है ना। ऐसे प्रोडक्ट वाले और फॉर्मूले रिकॉल करा सकते हैं, बिल्कुल। क्या बताओ, हम लोगों ने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलेरेशन इनटू टाइम पढ़ा है। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस पढ़ा है 0 डिग्री के लिए, और फोर्स इक्वल टू, एक हम टर्म पढ़ेंगे इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी, या हम लोग टर्म पढ़ सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू टी। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत जगह होगा जहाँ पे प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले होंगे, या मैं ऐसे कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो किसका किसका प्रोडक्ट है, मास और आर स्क्वायर का। भाई 2 चीज़ों का प्रोडक्ट ही तो है, एक पावर में सिंगल पावर में ना हो, दूसरी पावर में हो तो भी प्रोडक्ट होगा। तो जब जब फिजिक्स में ऐसा होगा कि प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला होगा, तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले 3 टाइप के हो सकते हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट, अगर y पूरे x के लिए एक जैसा है, यानी मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है लगातार 10 सेकेंड तक,
तो क्या बताओ वो 10 सेकेंड तक लगातार 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो 10 सेकेंड में वो 40 मीटर चलेगा। सिंपल प्रोडक्ट है ना, 4 × 10 = 40 मीटर, सिंपल प्रोडक्ट। चलो ये इसी बात को हम पकड़ लेते हैं। या मैं कहता हूं कि हमारे किसी एक सामान का प्राइस 4 पर पीस है तो 10 पीस का प्राइस क्या होगा, 40 रुपीज़। अगर हम मैच देख रहे हैं और वहां 4 रन पर ओवर बन रहे हैं तो 10 ओवर में कितने रन बनेंगे, 40 रन बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट का मतलब क्या है ये बात समझ में आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला। और जब ऐसा होता है तो वहां सम ऑफ प्रोडक्ट की बात चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 5 सेकेंड तक कोई 4 मीटर पर सेकेंड से चला है, अगले 5 सेकेंड तक यानी 5 से 10 सेकेंड के लिए कोई बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से चली है और उसके बाद अगले 5 सेकेंड के लिए बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चली है। नहीं, अगर ऐसा है तो क्या बताओ, हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या v1 × t1 प्लस v2 × डेल्टा t2 प्लस v3 × डेल्टा t3 ये करना पड़ेगा। यानी कितना, 4 × 5 पहले 5 सेकेंड में, 6 × 5 अगले 5 सेकेंड में, 2 × 5 अगले 5 सेकेंड में, तब हम टोटल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। यानी फॉर्मूला भले प्रोडक्ट में डिफाइंड है, अगर हमें ओवरऑल बात करना है इतने टाइम में तो सम ऑफ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। ये डिफाइंड नहीं होता, ये अपनी समझदारी की बात है कि हमें यहां सम ऑफ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। बात क्लियर है? जब तक मैं y को कांस्टेंट कह रहा था तब तक सिंपल प्रोडक्ट, जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए y अलग अलग होने लगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट, और लगातार y बदलने लगे तो बारी आती है इंटीग्रेशन की। अभी जरा इंटीग्रेशन का मतलब समझे। मैंने कहा कि बहुत छोटा सा चेंज हुआ है x में, ये काफ़ी बड़ा मैंने दिखा दिया है, दिस इज dx, और उस वक्त हाइट कुछ y है। बहुत छोटा सा चेंज हुआ है x में और उस वक्त हाइट y है, तो क्या बताओ इतना एरिया यानी इतना प्रोडक्ट y × dx होगा। क्या ये एक प्रोडक्ट इतने पोर्शन का है? और ऐसा प्रोडक्ट अगर मुझे कहीं से लगा के, मान लिया मैं कहता हूँ यहाँ से लगा के x1 से लगा के x2 तक निकालना पड़े, यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहता हूँ मैं? सम ऑफ प्रोडक्ट मैं निकालना चाहता हूँ x1 से लगा के x2 तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यानी इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें x1 से लगा के x2 तक, जहाँ से लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का एरिया देता है ग्राफ वाइज, एरिया ऑफ yx ग्राफ, है ना। या किसी भी प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में सम ऑफ प्रोडक्ट देता है अगर वो लगातार वेरिएबल है। मैं बता दूं, जब तक लाइन ग्राफ है ना तब तक एरिया फिर भी निकाला जा सकता है ना, ज्योमेट्री से। लेकिन अगर कर्व ग्राफ हो गया तो फिर इसके लिए केवल एक ही अप्रोच होगी ये एरिया निकालने के लिए कि y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया होगा और फिर हमें उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये केवल और केवल एक ही चॉइस होगी, है ना। यहां हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं, यहां भी हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, यहां भी हम ज्योमेट्री से एरिया निकाल सकते हैं। भाई इसके अंदर का एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहां हमें ओनली इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा गिवन फंक्शन के लिए, इसीलिए हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक आध एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात और ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y = बहुत सिंपल फंक्शन ले लेता हूं e⁻x, और मुझे इस ग्राफ के लिए, ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए मुझे 0 से लगा के 1 तक का एरिया लाना है या सम ऑफ प्रोडक्ट लाना है। कुछ भी मैं कह सकता हूं, इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट या एरिया ऑफ yx ग्राफ,
और हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है, 0 से लगा के 1 तक। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ये होता है। और y की जगह फंक्शन रख देते हैं e की पावर x, है ना। और e की पावर x का इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है, e की पावर x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो लिमिट रख देते हैं e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 रख देते हैं, है ना। e की पावर 1 e आ गया, e की पावर 0 1 आ गया। क्या ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है, यानी ये एरिया की वैल्यू है। e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, तो ये लगभग 1.7 के आसपास एरिया आ जाएगा। क्या इसी तरीके से बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम करते थे उसका क्या मतलब है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन का मतलब समझ लिया है। अब हम लोग इसको आगे के टॉपिक्स में अप्लाई करेंगे, स्पेशली काइनेमेटिक्स पहला टॉपिक है जहां हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होगा। वैसे तो मैं कहूँ हर टॉपिक में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ आने वाला है ना। जब हम लोग पोटेंशियल जी पढ़ेंगे, जब हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे, जब हम लोग इतने सारे, जब हम लोग गैस का वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रल पीडीवी, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हम लोग देखेंगे जहाँ पर इस इंटीग्रेशन का हमें यूज़ करना है। ये कुछ फार्मूले मैंने मेंशन किए हैं जहां हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, है ना। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करेंगे।